फ्रेंड्स, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ध्रुव खत्री आज 10 सालों बाद इंडिया वापस आ रहा था। वो सांवले रंग का एक हट्टा कट्टा 35 साल का आकर्षक नौजवान है। आंखों पर काला चश्मा हमेशा रहता है जो उसकी आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने में बखूबी काम करता है। वो अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठा अपने 10 साल पुराने अतीत में खो गया। 20 दिसंबर 2011 की कड़कड़ाती सर्दी की शाम और मूसलाधार बारिश में एक 24-25 साल का लड़का ध्रुव बीच सड़क पर बैठा बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रो रहा था। बारिश भी जैसे उसका साथ दे रही थी। आज उसे अपने सांवले रंग और अपनी किस्मत में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वहां बैठे बारिश में भीगते और रोते हुए उसे सुबह से शाम हो गई थी, पर उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात 10 बजे अचानक एक गाड़ी सड़क के बीचों बीच आकर रुकी। सामने सड़क पर एक लड़का ध्रुव बेहोशी की हालत में पड़ा था। तभी भागते हुए आकर ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। गाड़ी से एक रौबदार सज्जन शख्स बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से शख्स के ऊपर छाता खोलकर लगाया। ये सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन थे, दिनेश रहेजा। दिनेश रहेजा ने ड्राइवर की मदद से ध्रुव को अपनी गाड़ी में लिटाया और अपने घर ले आए। कड़कती ठंड में सुबह से रोते भीगते ध्रुव बेहोश हो चुका था। इतनी बारिश में भी उसका शरीर तप रहा था। बेहोशी में भी उसके मुंह से एक ही नाम निकल रहा था, गणिका। आखिर कौन थी ये गणिका? ध्रुव, ध्रुव कहाँ खो गए? ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली तो देखा पास में बैठी उसकी दोस्त एलिना उसे आवाज दे रही थी। एलिना ही एक उसकी खास दोस्त थी जो उसे अच्छे से समझती थी और उसे दिल ही दिल में पसंद भी करती थी। गणिका, गणिका कहाँ हो तुम? सारा गणिका को कब से सारे घर में ढूंढ रही थी। एक कमरे के सामने सारा ठिठक गई। कमर तक लहराते स्ट्रेट बाल, गुलाब की पंखुड़ी से होठ, झील सी गहरी आंखें, 5 फुट 5 इंच की गणिका रेड गाउन पहने बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर सारा उसे देखती ही रह गई। गणिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हे सारा, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गणिका खुश होते हुए बोली। सारा ने गणिका को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। आज गणिका सुबह से बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका 23वां जन्मदिन था। सारा देखना, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सारा ने कमरे के अंदर आते हुए ध्रुव को कपड़ों से लदे हुए देखा तो उसे हंसी आ गई। हाँ हाँ, हंस लो तुम भी, ध्रुव ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। खुद कितना लेट आई हैं? मैं कब से तुम्हारे बदले कपड़ों का ढेर बना हुआ हूँ। ये गुन्नू कब से कपड़े चेंज करके मेरे ऊपर फेंक रही है। सारा अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, गणिका, तूने ये क्या करके रखा है? तू यही ड्रेस पहन, इस रेड गाउन में तू बहुत प्यारी लग रही है। अमन तुझे इस ड्रेस में देखेगा तो देखता रह जाएगा। अमन का नाम सुनकर ध्रुव सारे कपड़े वहीं डालकर उदास होकर वहां से चला गया। ये इसे क्या हुआ गुन्नू? ये ऐसे क्यों उठकर चला गया? पता नहीं सारा, अमन का नाम सुनकर पता नहीं इसे क्या हो जाता है। चल तो उसे छोड़ना, चल पार्टी की अरेंजमेंट देख कर आते हैं। दोनों वहां से चली जाती हैं। ध्रुव अपने कमरे में आकर उदास बैठ जाता है और अपने बचपन की ओर गणिका की बातें याद करने लगता है। ध्रुव अमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था गणिका अमन को पसंद करती थी, इसलिए ध्रुव को अमन पसंद नहीं था। जबकि अमन बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो गणिका के सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। ध्रुव ने गणिका को समझाने की कई बार कोशिश की थी कि अमन अच्छा लड़का नहीं है, वो बस तुम्हारी करोड़ों की दौलत के लिए तुमसे प्यार का झूठा दिखावा कर रहा है। पर गणिका ध्रुव की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गणिका अपने पिता की करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी। गणिका के पिता विजयकांत मिश्रा ने ध्रुव को बचपन में एक ढाबे पर बर्तन साफ करते हुए देखा था। वो बहुत लगन से अपना काम कर रहा था। विजयकांत मिश्रा को ध्रुव के बचपने और उसकी भोली सी सूरत पर दया आ गई। उन्होंने ध्रुव से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जी साहब, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, ध्रुव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। विजयकांत मिश्रा ध्रुव को अपने साथ ले आए थे और गणिका के साथ ही स्कूल में एडमिशन करा दिया। गणिका और ध्रुव एक ही साथ स्कूल जाने लगे। वो दोनों कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
गड़का अपने हर काम में ध्रुव की मदद देती। जब भी स्कूल का या बाहर जाने का कुछ भी काम होता तो ध्रुव को ही बुलाती। ध्रुव पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल खत्म होने पर दोनों ने कॉलेज भी साथ शुरू किया। गड़का की बचपन की दोस्त सारा बहुत ही अच्छी लड़की थी। अभी कुछ दिन पहले कॉलेज में एक लड़का आया, अमन। गड़का और अमन की नज़दीकियां बढ़ते देख ध्रुव ने गड़का को कई बार समझाने की कोशिश की कि अमन अच्छा लड़का नहीं है, उसकी कई दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर्स है। पर गड़का की आंखों पर अमन की झूठे प्यार की ऐसी पट्टी बंधी है कि वो अमन के बारे में ध्रुव की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ध्रुव, ध्रुव कहाँ हो? सारा ध्रुव को ढूंढती हुई वहां आई। ध्रुव अपने ख्यालों से उठा। हाँ, मैं यहाँ हूँ सारा। ध्रुव, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? चलो ना, गुन्नू तुम्हें बुला रही है, चलकर पार्टी के अरेंजमेंट देखो। और विजय अंकल भी तुम्हें बुला रहे हैं। अंकल को क्या काम है? ध्रुव ने उठकर जाते हुए पूछा। पता नहीं, बोल रहे थे कहीं ध्रुव दिखे तो मेरे पास भेज देना, सारा ने जवाब दिया। ध्रुव पार्टी हॉल में अरेंजमेंट देखने में पहुंचता है। तभी गड़का की नज़र उस पर पड़ती है। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मुझे कब से अकेले सब करना पड़ रहा है? गड़का ने गुस्से से कहा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सभी गेस्ट आते होंगे, ध्रुव ने गड़का के गुस्से को शांत करते हुए कहा। तभी सारा भी वहां आ गई। ओके, अच्छे से करना, सब कोई कमी ना होनी चाहिए, कहते हुए गड़का वहां से सारा के साथ तैयार होने चली गई। ये लाइट्स उधर लगाओ। हाँ, उधर सारे गेस्ट यहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ अच्छी रोशनी होनी चाहिए। और ये सारे बैलून्स इधर लगाओ, और ये गुलाब के फूल यहाँ टेबल के पास लगाओ। गड़का को गुलाब बहुत पसंद है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ऐसे ही करना सब कुछ जैसे मैंने बताया। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 7 बजने वाले हैं, सारे गेस्ट 7 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। जी, ध्रुव बाबू, कहते हुए सारे नौकर जल्दी जल्दी काम करने लगे। ठीक 7 बजे सारा और गड़का तैयार होकर नीचे आए। गड़का ने रेड गाउन के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी और बालों को ऊपर करके सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया था। गड़का को देखकर ध्रुव अपना काम भूलकर उसे ही देखने लगा। वहीं सारा ने भी व्हाइट टॉप ब्लैक जीन्स के साथ पहना था। कमर तक खुले बालों में सारा भी बहुत सुंदर लग रही थी। नीचे आते हुए गड़का का पैर फिसला, वो गिरने ही वाली थी कि ध्रुव दौड़कर वहां आया और उसकी मजबूत बाहों ने गड़का को थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि आसपास की उन्हें खबर ही नहीं रही। तभी सारा ने जोर से खांस कर दोनों को ध्यान तोड़ा। गड़का ने इधर उधर देखा, उसने खुद को संभालते हुए ध्रुव को धन्यवाद कहा और नीचे आ गई। तब तक मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। सारा और गड़का मेहमान का स्वागत करने वहीं आ गए थे। अचानक मेहमानों की खातिरदारी करते हुए ध्रुव को याद आया कि उसे तो विजय अंकल ने बुलाया था। वो सारा काम छोड़कर ऊपर विजयकांत सर मिश्रा के रूम में उनसे मिलने पहुंच गया। हेलो अंकल, कैसे हो आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से बेटर फील हो रहा है। तुम बताओ, नीचे सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है अंकल, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? ध्रुव ने मिश्रा जी के पास बैठते हुए कहा। हाँ बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मिश्रा जी बोले। हाँ हाँ बोलो अंकल, क्या बात है? कुछ टेंशन वेंशन है क्या? ध्रुव माहौल को हल्का करने के लिए बोला। एक ही टेंशन की बात है फिलहाल अभी मुझे, वो है गड़का का अच्छा जीवन साथी। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे साथ थोड़ा बिजनेस संभाल लो, पर तुम सुनते नहीं हो। अंकल, मुझे लगता है शायद ये बात गड़का को अच्छी ना लगे। आप इस बारे में एक बार उससे भी डिस्कस कर लेते तो अच्छा होता। ध्रुव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ध्रुव मिश्रा जी की कही कोई बात भी नहीं टालता था, इसलिए उसे ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर मिश्रा जी ने आगे कहा। ध्रुव, तुम्हारा गड़का के साथ शादी को लेकर क्या विचार है? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो और तुम दोनों ही मेरे बिजनेस को संभालो और अच्छे से सेटल हो जाओ। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? ये सब सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक जाता है और खांसते हुए पास की टेबल से पानी का गिलास उठाता है। एक घूंट पानी पीकर थोड़ा सामान होता है। इतने में मिश्रा जी बोलते हैं। क्या हुआ ध्रुव, कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मैं। इतने में ही गड़का और सारा धड़धड़ाती हुई कमरे में दाखिल होती हैं। हे डैड, कैसे हो आप? आपने दवाई वगैरह सब ले लिया ना? अब तबीयत ठीक है ना आपकी? गड़का ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा। हाँ बेटा ठीक है, तुम नीचे पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मिश्रा जी ने गड़का को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा। डैड, मैं आपको
अपने साथ नीचे ले जाने आई हूँ। नहीं बेटा, आप सब एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ, मिश्रा जी ने गड़का की तरफ देखते हुए कहा। नहीं डैड, आप चलो नीचे, आपको अच्छा लगेगा और मुझे आपको किसी से मिलवाना भी है, गड़का जिद करते हुए बोली। तब सारा और ध्रुव भी मिश्रा जी से नीचे आने का आग्रह करते हैं। तब मिश्रा जी नीचे आने के लिए मान जाते हैं। फिर ध्रुव उन्हें सहारा देकर नीचे ले आता है। मिश्रा जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। बिजनेस के ज़्यादा प्रेशर और गड़का की शादी की टेंशन की वजह से मिश्रा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन काम छोड़कर आराम करने की हिदायत दी थी। नीचे हॉल में सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। धीमी म्यूजिक पर लोग थिरक रहे थे, पर गड़का सबसे अलग कुछ बेचैन सी खड़ी थी। वो बार बार मेन डोर की तरफ देख रही थी। शायद वो किसी खास का इंतजार कर रही थी जो अभी तक पार्टी में नहीं आ पाया था। उसके बाकी दोस्त उससे केक काटने को कई बार बोल चुके थे, पर वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना कर केक काटने को लेट कर रही थी। अचानक हॉल का म्यूजिक बंद हो जाता है। सब लोग रुककर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया। तभी हाथ में माइक लिए विजयकांत मिश्रा आते हैं। हाय एवरीवन, अटेंशन प्लीज। सभी लोग मिश्रा जी की तरफ देखने लगते हैं। मिश्रा जी आगे बोलते हैं। आज मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। गड़का ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ओ गॉड, पता नहीं अब ये डैड क्या बोलने वाले हैं। हे भगवान, पता नहीं ये अमन कहाँ रह गया जो अब तक नहीं आया। कब से उसका फ़ोन भी ट्राई कर रही हूँ, ये फ़ोन को भी आज ही आउट ऑफ रिचेबल होना था। क्या करूँ। गड़का सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मिश्रा जी ध्रुव को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि ध्रुव। आगे के कुछ शब्द मिश्रा जी बोल पाते इससे पहले ही सबकी नज़र मेन डोर पर जाती है। वहाँ कुछ दूरी पर अमन हाथों में खूबसूरत सा गुलाब के फूलों को बुके लिए खड़ा था और गड़का जल्दी से भागकर उसके पास जाती। अमन, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। मैं कितना घबरा गई थी। गड़का एक ही सांस में सारी बात बोल देती है। सॉरी गड़का, वो क्या है कि यहाँ आते वक्त मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मुझे आने में लेट हो गया। अमन ने गड़का को शांत करते हुए जवाब दिया। क्या एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो अमन? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? गड़का ने घबराते हुए पूछा। बस बस गड़का, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बस पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है। अमन थोड़ा लगड़ाते हुए आगे बढ़कर गड़का को फूलों का बुके देकर बर्थडे विश करता है। हैप्पी बर्थडे गड़का। थैंक यू सो मच अमन। गड़का खुश होते हुए अमन से बुके ले लेती है। ओके चलो ना, मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, कहते हुए गड़का अमन का हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले जाती है। उधर पार्टी में सभी लोगों की निगाहें अभी तक उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। डैड, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड अमन, अमन वर्मा। ये मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मैं बहुत दिनों से इसे आपसे मिलवाना चाहती थी। और अमन, ये मेरे डैड मिस्टर विजयकांत मिश्रा। हेलो अंकल, नमस्ते, अमन बोला। गड़का ने बताया था कि आपकी तबीयत खराब चल रही है। अब कैसी तबीयत है आपकी? मिश्रा जी ने अमन से मुखातिब होते हुए कहा। नमस्ते बेटा, पहले से ठीक हूँ अब। चलो बेटा गड़का, अब केक काट दो। अब तो सब लोग आ गए हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। कब से सब लोग केक कटने का इंतजार कर रहे हैं। जी डैड, चलिए। गड़का अपने पिता अमन और सारा के साथ केक के पास आती है। ध्रुव अमन को देखकर गुस्से में थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। गड़का केक कट करती है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गड़का की आवाज़ गूंजती है। गड़का केक कट करके पहले अपने पिता को, फिर अमन और सारा को खिलाती है। अमन के सामने ध्रुव का तो उसे ध्यान ही नहीं होता है कि कहीं ध्रुव भी है, जो उसका कभी खास दोस्त हुआ करता था। जब से अमन उसकी ज़िंदगी में आया था तब से वो ध्रुव की कोई बात सुनना पसंद नहीं करती थी। पता नहीं क्या जादू किया था उसने गड़का पर। ध्रुव बेचारा एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। वो गड़िका को बेइंतहा चाहता था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। साथ पढ़ते खेलते पता नहीं कब वो इसे इतना चाहने लगा, उसे खुद भी नहीं पता चला। पर कभी उसने अपने दिल का हाल किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। ध्रुव गड़िका को हमेशा खुश देखना चाहता था और गड़िका भी कहीं ना कहीं ध्रुव को पसंद करती थी। अमन के उसकी जिंदगी में आने से पहले उसकी जुबां पर सिर्फ ध्रुव का ही नाम रहता था। गड़का की माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। इकलौती होने के कारण गड़का अपने पिता विजयकांत मिश्रा की बहुत लाडली थी। वो उसे किसी भी काम के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे।
उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि गणिका को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। वहीं ध्रुव को भी विजयकांत मिश्रा एक बेटे जैसा प्यार देते थे। ध्रुव को कभी वो अनाथ महसूस नहीं होने देते थे। मिश्रा जी ध्रुव का बहुत ख्याल रखते थे। वहीं ध्रुव भी मिश्रा जी का बहुत आदर करता था। उनकी कही वो कोई भी बात नहीं टालता था। ध्रुव कभी कभी सोचता, अगर मिश्रा जी उसे अपने साथ नहीं लाते, उसका जीवन नहीं संवारते, तो आज वो पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। शायद किसी ढाबे पर बर्तन साफ कर रहा होता और लोगों की दुत्कार सुन रहा होता। ये सब सोचकर ध्रुव की नजरों में मिश्रा जी का दर्जा और भी ऊंचा हो जाता। रात के 11 बज चुके हैं। ध्रुव अपने ही ख्यालों में खोया एक कोने में खड़ा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ला पटका। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त राज खड़ा था। राज ध्रुव के बचपन का दोस्त है। ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छुपी हो। राज ने कहा, कहाँ खोया है तू? इतनी देर से बोल रहा हूं मैं। सब लोग भी अपने अपने घर जाने लगे और तू कब से यहीं खड़ा है? कुछ नहीं यार, ध्रुव ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। तब राज ध्रुव के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, यार तू कैसे कर लेता है ये सब? अपने अंदर इतना दर्द छुपाकर भी तू कैसे मुस्कुरा लेता है? अपनी आंखों के सामने तू गड़का को किसी और को कैसे होने दे सकता है? मैंने तुझे कितनी बार कहा गड़का से अपने दिल की बात बोलने के लिए, पर तू पता नहीं किस मिट्टी का बना है। बस कर यार, ध्रुव अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए बोलता है। मैं उसके लायक नहीं हूँ। कहाँ वो आसमान का चांद और मैं क्या हूँ उसके लिए? उनके टुकड़ों पर पलने वाला एक नौकर। उसका रंग देखा तूने? दूध भी काला लगने लगे उसके सामने। और मेरी ये सांवली सी सूरत, सांवला क्या काला ही तो हूं मैं उसके सामने। राज ध्रुव को दोनों कंधों से पकड़कर कहता है, यार ध्रुव, प्यार में सूरत नहीं, इंसान की सीरत देखी जाती है। जब सीरत ही अच्छी ना हो तो उस प्यार का क्या करना? और तू अच्छी तरह जानता है कि वो अमन गड़का के लिए अच्छा लड़का नहीं है। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी उसके साथ। फिर भी तू खड़ा बस उसे उसका होते हुए देख रहा है। मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़का अमन के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ध्रुव ने दुखी होते हुए कहा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे कि अमन अच्छा लड़का नहीं है। उसका यही काम है भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जायदाद हड़पना। उसकी और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर है, पर गड़का तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे उसके झूठे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है। दोनों पलट कर देखते हैं तो अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। जब दोनों पलट कर देखते हैं तो सामने मिश्रा जी को देखकर चौंक जाते हैं। ध्रुव थोड़ा हक पकाकर, अरे अंकल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करना चाहिए। वही तो मैं भी तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सब लोग कब के जा चुके हैं और तुम अभी तक यहीं खड़े हो? रात काफी हो चुकी है, तुम लोगों को भी आराम करना चाहिए। चलो ध्रुव, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मिश्रा जी ने कुछ सोच कर कहा। जी अंकल, चलिए, ध्रुव ने जवाब दिया। ओके ध्रुव, मैं भी चलता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, राज ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी मिश्रा जी ने कहा, बेटा आज रात यहीं रुक जाते, सुबह चले जाते। राज, नहीं अंकल जी, मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट अंकल जी। गुड नाइट ध्रुव, बाय, टेक केयर, बोलता हुआ राज चला जाता है। ध्रुव भी मिश्रा जी को ऊपर उनके कमरे में छोड़ने जाता है। ध्रुव चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहता है, अंकल जी, ये अमन, गड़का, सारा सब कहाँ है? मिश्रा जी ध्रुव के कंधे का सहारा लेकर चलते हुए कहते हैं, बेटा अमन अभी अभी गया है। सारा और गड़का ऊपर गड़का के कमरे में बैठी बातें कर रही है। सारा आज यहीं गड़का के पास रुकेगी। ओके अंकल जी, अब आप आराम कीजिए। ध्रुव मिश्रा जी को उनके बेड पर बिठाकर बाहर जाने के लिए मुड़ता है कि तभी मिश्रा जी ध्रुव का हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। यहाँ मेरे पास बैठो ध्रुव, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अंकल जी, कहिए। ध्रुव नजरें चुराता हुआ मिश्रा जी के पास बैठ जाता है। ध्रुव, ये अमन कैसा लड़का है? गड़का और अमन का रिश्ता दोस्ती तक ही है या फिर? कहकर मिश्रा जी ने बात अधूरी छोड़ दी। ध्रुव को सोचते हुए मिश्रा जी को अमन के बारे में सब कुछ बता देता है। आगे मिश्रा जी कहते हैं, हाँ मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे प्रति गड़का का बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा। मिश्रा जी ध्रुव के चेहरे को गौर से देखते हुए चिंतित होते हुए कहते हैं, ध्रुव तुम समझाने की कोशिश करो ना गड़का को। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी अमन जैसे लड़के से हो। अंकल जी, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है उसे,
पर वो अमन के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में गड़का पानी लेने नीचे जाती है। मिश्रा जी के कमरे में लाइट जली देख वो उधर आ जाती है। अमन के बारे में बातें सुनकर वो थोड़ा ठिठक जाती है। ध्रुव मिश्रा जी से कहता है, अंकल जी आप ही एक बार समझा कर देखिए ना गड़का को, अमन को छोड़ दे, वो अच्छा लड़का नहीं है। कॉलेज में सभी ये बात जानते हैं। सारी बात सुनकर गड़का को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अंदर आती है और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है अमन के बारे में उलझुल बातें करने के लिए, पर तुम नहीं माने और डैड को भड़का रहे हो अमन के खिलाफ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अमन के बारे में ऐसी बातें करने की। और गड़का गुस्से में ध्रुव को थप्पड़ मार देती है। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन दूसरे ही पल मिश्रा जी गुस्से से गड़का को देखते हुए कहते हैं, गड़का ये क्या कर रही हो तुम? क्यों आंखों पर पट्टी बांधी है तुमने? मुझे अमन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी उससे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी ध्रुव से हो। ध्रुव तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें ये। और तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते भी हो, समझते हो। ध्रुव में ऐसी क्या कमी है जो इसे छोड़कर तुम अमन के पीछे पड़ी हो? मिश्रा जी की बात सुनकर गड़का फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या कमी है? और ये उसके सामने क्या है? अमन कितना हैंडसम लड़का है, खुद से ज्यादा चाहता है मुझे। और ये काला कलूटा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला मुझसे शादी करके सारी जायदाद हड़पने के सपने देख रहा है। ध्रुव के बारे में गड़का की ऐसी बातें सुनकर मिश्रा जी गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ गड़का को मार देते हैं। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है। गड़का आश्चर्यचकित सी अपने डैड को देखती है और रोती हुए कहती है, डैड आपने आज इस ध्रुव की वजह से मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। आपने मुझे मारा, मुझे इसका दुख नहीं है। आपने इसके बहकावे में आकर जिंदगी में पहली बार मेरे थप्पड़ मारा। या आपने अच्छा नहीं किया। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये मुझसे शादी करके सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, इसलिए अमन के खिलाफ आपको भड़काया है इसने। मैं जा रही हूँ अमन के पास और कल सुबह ही हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। कहकर रोते हुए गड़का वहां से चली जाती है। इतनी देर से आश्चर्यचकित सा खड़ा ध्रुव गड़का को रोकने की कोशिश करता है। गुन्नू गुन्नू रुको, गुन्नू मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी गड़का। ध्रुव को धक्का देती हुई चली जाती है। गुन्नू प्लीज रुक जाओ, गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि बाद में पछताना पड़े गुन्नू। इतने में ही ध्रुव को कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो मिश्रा जी ने अपनी छाती को कसकर पकड़ा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ध्रुव दौड़कर उनके पास आता है। अंकल जी क्या हुआ आपको? ध्रुव मिश्रा जी को संभालते हुए कहता है। ध्रुव घबरा जाता है। वो जल्दी से उनके फैमिली डॉक्टर को फोन करता है। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, मिश्रा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, प्लीज जल्दी आइए। ओके ओके। ध्रुव की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जल्दी से मिश्रा जी को उठाकर बेड पर लिटाता है। मिश्रा जी कसकर ध्रुव का हाथ पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, ध्रुव मुझसे वादा करो कि तुम गड़का को अकेला नहीं छोड़ोगे। वो तो ना समझ है, दुनिया की उसे समझ नहीं है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। तुम उससे शादी जरूर करोगे, चाहे कुछ भी हो। प्लीज मुझसे वादा करो। ध्रुव घबराते हुए, अंकल जी आप शांत हो जाइए, ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। ध्रुव पहले वादा करो कि तुम, आगे के शब्द अधूरे रह जाते हैं। तभी ध्रुव घबराकर बोलता है, ठीक है अंकल जी, मैं गुन्नू से शादी जरूर करूंगा, आप शांत हो जाइए। ध्रुव मिश्रा जी को देखता है, वो बेहोश हो चुके हैं। इतने में ही डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर मिश्रा जी का हार्ट बीट चेक करता है। डॉक्टर घबराकर, ध्रुव जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, मिश्रा जी को हार्ट अटैक आया है, प्लीज जल्दी करो। ध्रुव घबरा जाता है। वो जल्दी से मिश्रा जी को गोद में उठाते हुए नीचे आता है और ड्राइवर को आवाज देते हुए, राम सिंह जल्दी चलो जीवन ज्योति हॉस्पिटल। ध्रुव मिश्रा जी को गाड़ी में लेटाता है। डॉक्टर भी उनके साथ ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। ध्रुव बार बार मिश्रा जी को हाथ को अपने हाथ से रगड़ता है और उन्हें होश में लाने की असफल कोशिश करता है। ध्रुव संभालो खुद को, सब ठीक होगा। डॉक्टर विजय ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ध्रुव मिश्रा जी को जीवन ज्योति हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करा देता है। डॉक्टर मिश्रा जी को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। डॉक्टर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मिश्रा जी को ठीक कर दीजिए। ध्रुव लगभग रोता हुआ डॉक्टर से कहता है, मिस्टर ध्रुव हम पूरी कोशिश करेंगे, आप शांत हो जाइए और हौसला रखिए। डॉक्टर ध्रुव को शांत करने के लिए कहता है और मिश्रा जी के पास जाता है। इधर ध्रुव पागलों की तरह बार बार गड़का को फोन करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ ही आए जा रहा था।
सुबह के 10 बज चुके थे पर मिश्रा जी की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर सुबह 8 बजे से मिश्रा जी के हार्ट सर्जरी करने में लगे हुए थे। इधर ध्रुव गड़का के सभी दोस्तों को फोन कर चुका था, पर गड़का का कहीं पता नहीं चला। यहाँ तक कि गड़का की बेस्ट फ्रेंड सारा को भी नहीं पता था कि गड़का कहाँ है। आखिरकार ध्रुव ने राज को फोन करके सब कुछ बताया और उसे गड़का के बारे में पता करने के लिए कहा। उधर राज अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर गड़का का पता लगाने की कोशिश करता है। इधर सारा को जब गड़का के पिता की हालत के बारे में पता चलता है तो वो भी बार बार गड़का को फोन करने की कोशिश कर रही थी। आखिर 11:15 बजे गड़का का फोन लग गया। सारा ने गड़का को उसके पिता के बारे में बताया। हेलो गुन्नू, कहाँ है तू? कब से तुझे फोन लगा रही हूँ। अंकल जी को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। तू जल्दी से जीवन ज्योति हॉस्पिटल आ जा। मैं भी वहीं जा रही हूँ। उधर गड़का ये सुनकर घबरा जाता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सारा, तू झूठ बोल रही है। ये बहस करने का टाइम नहीं है गुन्नू। अंकल सुबह 3 बजे से हॉस्पिटल में एडमिट है। गड़का लगभग रोते हुए, ओके सारा, मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ, कहते हुए गड़का फोन कट कर देती है। ठीक 11:30 बजे गड़का लगभग दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके पीछे अमन और सारा भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गड़का मिश्रा जी का रूम पूछते हुए मिश्रा जी के वार्ड में पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गड़का के हॉस्पिटल पहुंचने ही वहां डॉक्टर नर्स को इमरजेंसी इंजेक्शन तैयार करने को बोल रहे थे। वहीं दूसरी नर्स से इलेक्ट्रिक शॉक की तैयारी करने को बोल रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लड़का बदहवासी देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर अग्रवाल को मुंह लटकाए बाहर ध्रुव के पास आते देख लड़का भी वहीं आ जाती है। डॉक्टर दुखी होते हुए ध्रुव से बोलता है, सॉरी ध्रुव, हमने बहुत कोशिश की बट आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। एक पल को खामोशी छा जाती है कि तभी ध्रुव डॉक्टर को दोनों कंधों से पकड़कर झिझोड़ देता है और चीखते हुए कहता है, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं ये सब सुनकर गड़का भी बदहवासी गिरने को होती है। तभी अमन उसे संभाल लेता है। गड़का अमन के कंधे पर सर रखे बस रोए जा रही थी। सारा और अमन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। तब तक राज भी वहां आ चुका था। उसने देखा ध्रुव डॉक्टर पर चिल्ला रहा था। राज आकर ध्रुव को संभालता है और ध्रुव के बिहेवियर के लिए डॉक्टर से माफी मांगता है। डॉक्टर इट्स ओके कहकर वहां से चला जाता है। इधर सब लोग एक दूसरे को संभालते हुए मिश्रा जी की बॉडी को घर लाते हैं और मिश्रा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़का का रो रो कर बुरा हाल था। सारा और अमन उसे शांत करने की असफल कोशिश कर रहे थे। जब मिश्रा जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो एकाएक गड़का उठकर ध्रुव का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर अपने पिता की मौत का इल्जाम लगाते हुए उसे भला बुरा कहती है। राज और सारा गड़का से ध्रुव को छुड़ाते हुए सब लोग मिश्रा जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। सारा गड़का को उसके रूम में ले जाती है। गड़का अपने रूम में बैठी बस रोए जा रही थी। अमन रात को गड़का के पास ही रुक जाता है। गड़का ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमन गड़का को खाना खिलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं खाती। ध्रुव मिश्रा जी के यूं अचानक चले जाने से बहुत दुखी था। वो आज फिर से खुद को एक अनाथ महसूस कर रहा था। आज सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया था और अब भी एक निवाला भी ठीक से उसके गले से नहीं उतरा। रह रहकर उसे गड़का की चिंता हो रही थी और मिश्रा जी के कहे आखिरी शब्द उसकी चिंता की ओर बढ़ा रहे थे। रात को 2 बजे हैं। ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इधर से उधर चहलकदमी करते हुए बस गड़का के ही बारे में सोच रहा था। उसका मन नहीं मानता और वो खाना लेकर गड़का के कमरे की तरफ जाने लगता है। गड़का के कमरे की लाइट खुली देखकर ध्रुव खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है। गड़का के रोते रोते पता नहीं कब आंख लग जाती है और वो बेड पर बदहवासी लेटी थी और अमन गड़का के ऊपर झुका हुआ गंदी नजरों से निहार रहा था। उसके गालों को छू रहा था। ये सब देखकर ध्रुव का खून खौल जाता है और वो जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाता है। अचानक से ध्रुव को आया देख अमन हड़बड़ा कर गड़का के ऊपर से हटकर अलग बैठ जाता है। दरवाजे की आहट से गड़का की भी आंख खुल जाती है। दरवाजे पे ध्रुव को खाने की प्लेट हाथ में लिए देखकर गड़का गुस्से में आग बबूला हो जाती है और ध्रुव से कहती है, ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। तुम्हारी वजह से आज मैं अनाथ हो गई। मेरे डैड की मौत की जिम्मेदार हो तुम। चले जाओ यहाँ से। गड़का गुस्से में ध्रुव को बहुत बुरा भला कहती है और अमन का हाथ पकड़कर कहती है कि अमन है मेरा ख्याल रखने के लिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। ध्रुव बेबस सा गड़का की बातें सुनकर कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप खाना लेकर वापस नीचे चला जाता है। पर ध्रुव बेचैन सा बार बार ऊपर की तरफ देखते हुए चहलकदमी करता है।
उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता है जब वो गड़का के कमरे में खाना देने गया था। सुबह 5 बजे मन ही मन कुछ निश्चय करके ध्रुव थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, पर वहां भी वो चैन से नहीं सो पाता है और बार बार करवटें बदलता रहता है। 8 बजे ध्रुव जल्दी जल्दी तैयार होकर राज से मिलने उसके घर चला जाता है। वहां जाकर ध्रुव राज को रात की सारी बात बताता है। तब ध्रुव कहता है, ये सब सोच सोच कर लगता है कि तू रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया है। ध्रुव उदास होकर कहता है, मैं कैसे चैन की नींद सो सकता हूँ राज, जब मेरी गुन्नू इतनी परेशान है और वो अमन उसकी इसी परेशानी का और नादानी का फायदा उठाना चाहता है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। ऐसा कहते कहते ध्रुव की मुट्ठी गुस्से में भीग जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। राज ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ध्रुव, इस हिसाब से तो मुझे अमन के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अमन गड़का के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा। ध्रुव, कुछ सोचा तूने इस बारे में? हाँ राज, मैंने एक प्लान बनाया है। ध्रुव थोड़ा सोचते हुए कहता है और राज से सारा प्लान बताता है। ध्रुव राज से सारा प्लान बताने के बाद, राज, जो मैंने कहा है दोपहर तक सब कुछ अच्छे से प्लान हो जाना चाहिए। ध्रुव कुछ सोचकर, मैं उस अमन को उसके मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। राज, ध्रुव, तूने अच्छे से सोच लिया है ना? हाँ राज, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। राज, मुझे ये करना ही होगा। राज को सब कुछ अच्छे से समझाकर ध्रुव जाने के लिए खड़ा होता है और राज से कहता है, राज, अपने कुछ खास दोस्तों को ही इस प्लान में शामिल करना और किसी को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दोपहर को मिलते हैं अपनी अपनी तैयारी के साथ। ओके? ओके ध्रुव। दोपहर करीब 1 बजे अमन ने गड़का को समझाकर थोड़ा सा खाना खिलाया। रात भर ठीक से नहीं सो पाने की वजह से गड़का की आंख लग गई। तब अमन सारा को गड़का के पास छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया। उसी वक्त ध्रुव ने राज को फोन किया और कहा, रेडी रहना। उधर से ओके कहकर फोन काट दिया गया। कुछ देर बाद जब अमन किसी काम से बाहर गया था और सारा भी किसी से फोन पर बात करते हुए किचन की तरफ जा रही थी, उस वक्त गड़का अपने कमरे में अकेली थी। तभी ध्रुव ने राज को कुछ मैसेज किया। ठीक उसके 2 मिनट बाद ही 3-4 लोग घर में पीछे वाले दरवाजे से गड़का के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपने मुंह को काले कपड़े से कवर किया हुआ था, बस सबकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, और उसमें से 2 लोगों ने अपने हाथ में गन ली हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले उनमें से एक ने गड़का के मुंह पर पट्टी बांध दी। इसी आपाधापी में गड़का की आंख खुल गई और वो भौचक्की सी चारों तरफ देख रही थी। वो जल्दी से पट्टी खोलकर शोर मचाना चाहती थी कि लेकिन तभी 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए और बंदूक की नोक पर उसे बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाकर ले गए। गड़का शोर मचाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी कि पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी शहर के बाहर एक खाली पड़े फ्लैट के पास आकर रुकी। सब लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। फिर एक ने गड़का को नीचे उतरने का इशारा किया। गड़का ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया जो पीछे की तरफ बंधे हुए थे। तब दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर गाड़ी से उतारा और फ्लैट में ले गए। फ्लैट के अंदर का नज़ारा देखकर गड़का के तो होश ही उड़ गए। जहाँ पूरा फ्लैट पहले ही शादी की तैयारियों से सजा हुआ था, वहीं थोड़ी दूरी पर गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा हुआ सुंदर शादी का मंडप था, और वहीं हवन कुंड के पास बैठे हुए पंडित जी कुछ मंत्रोच्चारण कर हवन कुंड तैयार कर रहे थे। वही चारों लोग गड़का को पकड़कर एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। उधर सारा जब किचन से वापस आती है तो गड़का को कमरे में ना पाकर थोड़ा परेशान हो जाती है। वो गड़का को पूरे घर में ढूंढ लेती है और पर गड़का का कहीं नहीं मिलती है। तभी उसे याद आता है कि वो गड़का को फ़ोन करती है, पर ये क्या, गड़का का फ़ोन तो उसके रूम में ही बज रहा है। सारा ने इधर उधर देखा तो फ़ोन बेड के नीचे पड़ा था, शायद हाथापाई में नीचे गिर गया होगा। गड़का का फ़ोन वहीं पाकर सारा की घबराहट और बढ़ गई। सारा ने सोचा, गड़का अपना फ़ोन छोड़कर कहाँ जा सकती है। उसने तुरंत अमन को फ़ोन किया और कहा कि गड़का कहीं नहीं मिल रही है, उसका फ़ोन भी यहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सुनकर अमन फौरन 10 मिनट में मिश्रा जी के घर आया और सारा से सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद सारा और अमन गड़का के सभी दोस्तों से गड़का के बारे में पता करने लगे। अमन और सारा आसपास सभी जगह गड़का को ढूंढकर थक चुके थे, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर गड़का गई कहाँ। उन चारों लोगों ने गड़का को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। खुद को संयत करते हुए गड़का ने कमरे में इधर उधर देखा। गड़का ने देखा वहीं बेड पर एक खूबसूरत सा शादी का जोड़ा रखा हुआ था। वो अभी शादी का
जोड़ा देख ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। गड़का ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खोलकर ध्रुव अंदर आया। ध्रुव को देखते ही गड़का गुस्से में भर गई। वो कुछ कहने ही वाली थी, पर मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। तभी ध्रुव बोला, ये शादी का जोड़ा पहन लो, तैयार हो जाओ और मेरे साथ नीचे चलो। पर गड़का गुस्से में मुंह घुमाकर दूसरी साइड खड़ी हो गई। ध्रुव ने उसे दोबारा तैयार होने को बोला, पर गड़का ने मुंह घुमाकर देखा भी नहीं। इतने में ही बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आने लगी। बाहर गेट पर राज था। राज ने ध्रुव को आवाज लगाकर कहा, ध्रुव, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी करो। ध्रुव ने एक बार फिर गड़का से तैयार होने को कहा, पर गड़का ने फिर ध्रुव की बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में ध्रुव ने शादी का जोड़ा उठाया और गन दिखाकर उन्हीं कपड़ों के ऊपर गड़का को पहना दिया। गड़का कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर गुस्से में ध्रुव को बस हो गई थी। फिर ध्रुव ने चुनरी उठाकर गड़का के सर पर उड़ाकर मुंह ढक दिया और गड़का का हाथ पकड़कर नीचे मंडप में ले आया। गड़का के मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी थी। ध्रुव गड़का का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप में ले आता है। बाएं हाथ से कोट की जेब से बंदूक गड़का की कमर से सटाए हुए मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं और कुछ ही देर में दोनों फेरे के लिए खड़े होते हैं। बीच बीच में गड़का रुकने की कोशिश करती है, पर ध्रुव उसकी कमर से फिर बंदूक सटा देता है, जिससे वो चलने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ एक मंत्रों और 7 फेरों के बाद शादी संपन्न हो जाती है। वो दोनों पंडित जी के पैर छूते हैं। उसके बाद ध्रुव गड़का का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। उधर काफी देर ढूंढने के बाद भी जब गड़का का पता नहीं चलता है तो अमन घर के बाहर सब लोगों से पूछना शुरू कर देता है। रात के 10 बज चुके थे, पर गड़का का कहीं पता नहीं था। इधर जब गड़का को ध्रुव कमरे में लाया तो वहां का हाल देखकर गड़का अवाक रह जाती है। सुहाग रात की तैयारी के साथ पूरा कमरा और सेज गुलाब के फूलों से सजी थी। पूरे कमरे में फूलों की मदहोश करने वाली खुशबू फैली हुई थी। ध्रुव गड़का को कमरे में बंद करके चला जाता है। कुछ देर गड़का आंखें बंद करके उन फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू में खो गई। अचानक से गड़का ने आंखें खोली और वहां से भाग निकलने का रास्ता खोजने लगी, पर उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो थक हार कर बेड सिर टिकाकर बैठ गई। थकान और कमजोरी की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से जल्दी ही उसकी आंखें लग गई। इधर ध्रुव फ्लैट के दूसरे कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। वो गड़का की मर्जी के बिना उसे छूना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि गड़का चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, पर वो एक भारतीय नारी है। एक बार वो उसकी हो जाएगी तो फिर वो अमन से शादी कभी नहीं करेगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में आ जा रही थी। वो अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा था कि वो गड़का के साथ ऐसा व्यवहार करे या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद मन में कुछ निश्चय करके वो गड़का के रूम की तरफ बढ़ता। यही कोई रात को 2 बजे के आसपास अचानक से गेट के खुलने की आवाज से गड़का की आंख खुल गई। सामने ध्रुव खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गड़का एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर ध्रुव की मुस्कान और गहरी हो गई। गड़का बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह पर पट्टी और हाथ अभी भी पीछे की ओर बंधे थे। चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी ध्रुव ने गड़का को कंधों से दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, गड़का, मैं तुमसे पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं होने दे सकता। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता था मैं। तुम मुझ पर एतबार करो या ना करो, पर तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें कितनी बार अमन के बारे में समझाया, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। आज मजबूरी बस मुझे ये सब करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने उस झूठे और मक्कार अमन की बाहों में नहीं देख सकता। और मरते वक्त मैंने तुम्हारे पिता से वादा भी किया था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो, और उस झूठे और मक्कार अमन को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाऊं, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया इन सब के लिए। आई एम सॉरी गड़का, पर मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हम दोनों के बीच ये पति पत्नी का रिश्ता बनाना ही होगा। अचानक ही ध्रुव ने गड़का के मुंह से पट्टी थोड़ी नीचे की और गड़का के कुछ बोलने से ही पहले ही ध्रुव ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। कुछ देर यूं ही किस करते हुए ध्रुव ने गड़का को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके दोनों हाथ भी खोल दिए। गड़का ध्रुव को खुद से दूर करने का भरसक प्रयास कर रही थी, पर ध्रुव उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। ध्रुव ने उसके दोनों हाथों को पकड़ हुआ था। इसी छटपटाहट में गड़का और ध्रुव और करीब आ गए थे।
ध्रुव ने धीरे धीरे गड़का का शादी का जोड़ा उसके शरीर से अलग कर दिया था। ना चाहते हुए भी गड़का की मर्जी के बिना ध्रुव और गड़का एक चादर में लिपटे हुए थे। ध्रुव मजबूरीवश गड़का के साथ रिश्ता बनाता है और गड़का भी ना चाहते हुए भी मजबूरी में ध्रुव की बाहों में थी। गड़का की आंखों में बस आंसू बह रहे थे। उसके मन में ध्रुव के लिए नफरत अब जहर बन चुकी थी। कुछ देर बाद ध्रुव और गड़का अलग होते हैं। गड़का ध्रुव पर बिफर पड़ती है। ध्रुव फीकी सी हंसी हंसते हुए गड़का कहती है, तुम्हारा नाम भी लेते हुए अब मुझे घिन आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी इतना नीचे गिर जाओगे। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए जिस थाली में खाया तुमने उसी में छेद किया। बस अपने बारे में सोचोगे। ये तो मैं पहले से ही जानती थी कि तुम मुझसे शादी करके मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो, पर यह नहीं सोचा था कि तुम अपनी जिद्दी और अपनी हवस को पूरा करने के लिए कभी कुछ ऐसा भी करोगे। घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी। गड़का की ऐसी बातें सुनकर ध्रुव तड़प उठता है और गड़का से कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चला आता है। गड़का मन में नफरत भरे हुए उठकर अपने कपड़े पहनकर तैयार होती है और इतने में ही ध्रुव आ जाता है। सुबह 4 बजे ध्रुव गड़का को उसके घर छुड़वा देता है। उधर अमन गड़का को ढूंढ ढूंढ कर परेशान बैठा था। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। जब गड़का ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंक कर उठ बैठा और गड़का को अचानक अपने सामने देखकर ढेरों सवार कर डाले। गड़का रोते हुए अमन के गले लग जाती है और उसे अब तक की सारी बात बताती। अमन झूठा गुस्सा और मन में गड़का को हिकारत भरी नजर से देखते हुए गड़का को शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब अमन क्या करेगा ध्रुव के साथ, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।